केवल गुप्त वंश के ही नहीं बल्कि सारे भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त सा प्रतापी और पराक्रमी सम्राट कोई बिरला ही हुआ है। समुद्रगुप्त को हम जानते हैं उनके सैनिक अभियानों के लिए, जिनके लिए उन्हें अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त के इन अभियानों को जानने से पहले हम जरा उनकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, उस समय की राजनीतिक स्थिति और उनके पूर्वजों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के बाद मध्य एशिया से भारत पर कई जातियों के हमले हुए। इनके कई राज्य और गणराज्य उत्तर और उत्तर मध्य भारत में एक के बाद एक उभरते चले गए और अपने बाद के हमलावरों की मार से और उनके दबाव में आकर खत्म होते चले गए। इनमें से केवल कुषाण ही एक बड़ा और स्थायी साम्राज्य बना पाए। पश्चिमी क्षत्रप यानी पश्चिमी भारत के शक राजा इन कुषाणों के मांडलिक बन गए। कुषाण साम्राज्य के समकालीन था दक्षिण मध्य भारत का आंध्र सातवाहन साम्राज्य। इनकी शकों से लगातार टक्कर होती रहती थी। सन 250 ईस्वी तक ये दोनों ही साम्राज्य क्षीण हो गए और 300 ईस्वी के आते आते दोनों समाप्त भी हो गए। इन दो साम्राज्यों के जाते ही अब भारत की राजनीति किसी महासाम्राज्य की मांग कर रही थी, जिसकी भूमिका पूर्वी भारत में तैयार हो रही थी। सन 250 ईस्वी के लगभग मगध के क्षेत्र में गुप्त वंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पहले ज्ञात शासक थे गुप्त या श्रीगुप्त, जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। इन शुरुआती गुप्त शासकों की ठीक ठीक स्थिति और उनका सटीक शासनकाल बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। फिर भी इतिहासकारों का यह अनुमान है कि श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच का शासन आया और उसके बाद सन 319 के लगभग चंद्रगुप्त प्रथम का शासन शुरू हुआ, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो हम ये मान सकते हैं कि यही पहले गुप्त सम्राट थे और यहीं से गुप्त संवत की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त प्रथम की पटरानी थी लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी। ये लिच्छवी वंश उत्तर पश्चिम बिहार में वैशाली के क्षेत्र में सक्रिय था और इसका प्रभाव नेपाल तक था। खुद नेपाल में लगभग इसी समय एक लिच्छवी राज्य का उदय हुआ था, जिनकी लिपि गुप्त लिपि से काफी मिलती जुलती थी। तो गुप्त शासकों का और लिच्छवियों का एक गहरा वैवाहिक, पारिवारिक और राजनीतिक गठबंधन बन गया। ऐसा अनुमान है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पास मगध तो था ही, पर उन्होंने पूर्वी भारत में अधिकांश बंगाल और उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया होगा। फिर उन्होंने अपना प्रभाव गंगा के मैदानों में फैलाया। इसमें प्रयाग और साकेत भी शामिल थे। इस प्रकार का वर्णन मिलता है। साकेत यानी अयोध्या यानी अवध। चंद्रगुप्त प्रथम को कुमार देवी से दो प्रमुख पुत्र हुए, बड़ा काच या कच्छ और छोटा लेकिन ज्यादा पराक्रमी समुद्र। ये भी संभावनाएं सामने आई हैं कि ये दोनों एक ही हों। बहरहाल ऐसे संकेत मिलते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही राजपाट से संन्यास ले लिया और सन 335 ईस्वी के आसपास समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे। इस तरह से समुद्रगुप्त दूसरे गुप्त सम्राट बन गए। मगध के अलावा समुद्रगुप्त को विरासत में मिले थे बंगाल के कई हिस्से, संभवतः आधा उड़ीसा, प्रयाग और साकेत, और उसके साथ साथ लिच्छवियों से गहरे राजनीतिक संबंध और गठबंधन। समुद्रगुप्त का सारा शासनकाल सैनिक अभियानों से व्याप्त था। इन पर सबसे व्यवस्थित और विस्तृत जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। इलाहाबाद का वो अशोक स्तंभ जिस पर 3 सम्राटों के अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। पहले अशोक, दूसरे समुद्रगुप्त और तीसरे जहांगीर। इसीलिए इसे 3 सम्राटों का स्तंभ कहा जाता है। इस प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने चंपू काव्य शैली में लिखा था। हालांकि इसका कुछ भाग अब नष्ट हो चुका है, लेकिन अगर यह प्रयाग प्रशस्ति नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि समुद्रगुप्त जैसा कोई चक्रवर्ती सम्राट भी हुआ था। तो इस प्रशस्ति के हिसाब से अब हम समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों पर चर्चा शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 राजाओं को पराजित किया। अहिछत्र यानी पांचाल अथवा रोहिलखंड का अच्युत नंदी, दोआबे का नागसेन और मथुरा का गणपति नाग। संभवतः समुद्रगुप्त ने इन्हें राज सिंहासन से हटाया नहीं, लेकिन अपने अधीन कर लिया। इसके आगे कोटा राज्य का जिक्र मिलता है, जिस पर समुद्रगुप्त ने एक सेना भेजकर अधिकार कर लिया। इस कोटा राज्य के बारे में इतिहासकारों को ज्यादा जानकारी नहीं मिली, पर ऐसे संकेत मिले हैं कि पंजाब के कुछ राजा अपने नाम के साथ कोटा शब्द लगाते थे।
मगर जिस बात के लिए समुद्रगुप्त को सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है उनका दक्षिण दिग्विजय अभियान। हमें दिल्ली से दक्षिण पर होने वाले हमले सुनने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि दक्षिण पर किसी और मार्ग से भी हमला हो सकता था, और समुद्रगुप्त ने ऐसा ही किया था। उन्होंने पूर्वी तट का रास्ता पकड़ा और दक्षिण के 12 राज्यों के शासकों को एक के बाद एक पराजित किया। इनका नाम प्रयाग प्रशस्ति में मौजूद तो है, पर इनमें से ज्यादातर राजाओं की पहचान नहीं हो पाई है और 4 या 5 राज्यों को छोड़कर सभी की स्थिति विवादित है। पर इतिहासकारों के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावित स्थिति आप इस नक्शे में देख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त अपनी एक मजबूत सेना लेकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले दक्षिण कोसल पर चढ़ाई की, जो आज उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में है। इसका मुख्यालय था महानदी के किनारे श्रीपुर, जो कि आजकल सिरपुर कहलाता है और रायपुर और महासमुंद के बीच में स्थित है। दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को हराकर समुद्रगुप्त ने महाकांतार की तरफ रुख किया। महाकांतार का अर्थ होता है बड़ा घना जंगल, लेकिन इस राज्य की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इतिहासकार इसे या तो संबलपुर क्षेत्र में बताते हैं या इसे बस्तर क्षेत्र में रखते हैं। कुछ भी हो, यह महाकांतार था तो दंडकारण्य में ही। यहाँ के राजा व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने पराजित किया, और एक दिलचस्प बात यह भी है कि समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर उन्हें एक बाघ को मारते हुए दिखाया गया है, यानी व्याघ्र बल पराक्रम। इसके बाद समुद्रगुप्त ने कौराल के मंतराज को हराया। यह कौराल या तो उड़ीसा के गंजम जिले में था या फिर विदर्भ के चंद्रपुर जिले में, ऐसा कई बड़े इतिहासकारों का मत है। फिर समुद्रगुप्त ने पिष्टपुर पर चढ़ाई की। पिष्टापुर या पीठापुरम, जो कि आज काकीनाडा के पास में है, इसको लेकर पूरी स्पष्टता है, लेकिन इसके बाद के 2 राज्यों को लेकर भारी विवाद बने हुए हैं। यहां इतिहासकारों द्वारा बताई गई सबसे ज्यादा संभावित स्थिति दिखाई गई है। पिष्टापुर के राजा महेंद्रगिरी को हराकर समुद्रगुप्त ने क्रमशः कोट्टूर के राजा स्वामीदत्त को और एरंडपल्ला के राजा दमन को एक के बाद एक पराजित किया। फिर समुद्रगुप्त आगे बढ़े और उन्होंने कांची के पल्लव राजा विष्णुगोप को पराजित किया। समुद्रगुप्त का जीता हुआ यह सबसे दक्षिणी राज्य था। इसके आगे इस अभियान में जो राज्य बताए गए हैं वो सब के सब कांचीपुरम के उत्तर में हैं। दूसरी बात यह स्पष्ट नहीं है कि कांची और वेंगी के बीच के राज्यों का प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन क्यों नहीं है। शायद उन्हें समुद्रगुप्त ने लौटते समय हराया हो, या यह भी एक संभावना है कि इन सबको उन्होंने एक साथ हराया हो। बहरहाल कांची के पल्लव राजा विष्णुगोप के बाद अब नाम आता है अवमुक्त के नीलराज का। अवमुक्त या अविमुक्त के बारे में एक ही बात पता है कि यह गौतमी नदी यानी गोदावरी के किनारे था, लेकिन फिर सवाल आता है कि अवमुक्त का वेंगी से पहले वर्णन कैसे आया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने वेंगी के हस्तिवर्मन को पराजित किया। फिर नाम आता है पालक्क के राजा उग्रसेन का। बाद के शिलालेखों में ऐसा पता चलता है ये पालक्क राज्य असल में पल्लवों के अधीन उनका एक प्रांत था, जो शायद सीमांध्र के नेल्लोर जिले में था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने देवराष्ट्र के राजा कुबेर को परास्त किया। इस देवराष्ट्र को लेकर भी अस्पष्टता है, लेकिन इसके कई संकेत मिलते हैं कि इसे चिलिका झील से गोदावरी के बीच यानी उत्तरी सरकार में, मतलब उस जमाने के कलिंग के क्षेत्र में कहीं होना चाहिए। इस दक्षिण दिग्विजय अभियान का अंतिम राज्य था कुस्थलपुर, जिसको लेकर स्पष्टता नहीं है, जिसके राजा धनंजय को समुद्रगुप्त ने हराया। इस अत्यंत सफल दक्षिण दिग्विजय अभियान ने सारे भारतवर्ष में समुद्रगुप्त की धाक जमा दी। हालांकि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पर ही क्यों आक्रमण किया और इस नए रास्ते से ही आक्रमण क्यों किया, इस पर अभी इतिहासकारों को विचार करना अभी बाकी है। इसके पीछे आर्थिक कारण भी हो सकते हैं कि हो सकता है समुद्रगुप्त पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी एशिया से समुद्री व्यापार पर अधिकार करना चाहते हों, और एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह ही समुद्रगुप्त ने भी इन सभी राज्य के राजाओं के साथ व्यवहार किया, जिसके 3 नियम थे। पहला ग्रहण, यानी शासकों को पराजित करके उनके राज्यों पर अधिकार करना। दूसरा मोक्ष, यानी उन्हें मुक्त कर देना। और तीसरा अनुग्रह, यानी उन्हें अपने संरक्षण में ले लेना, मतलब मांडलिक बनाकर रखना। इस नीति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों और राजाओं को छोड़ तो दिया, पर अपने संरक्षण में रखा। इसके आगे प्रयाग प्रशस्ति कहती है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में दोबारा अभियान छेड़ा और 8 राजाओं को समाप्त कर दिया। इन 8 राजाओं के राज्यों के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन इनके नामों का वर्णन है। अच्युत नंदी, नागसेन और गणपति नाग का फिर से उल्लेख आता है।
तो ये माना जा सकता है कि इन तीनों ने फिर से विद्रोह किया होगा और क्रोध में आकर समुद्रगुप्त ने इनको सदा के लिए समाप्त कर दिया होगा। और इसमें समुद्रगुप्त के भाई काच का भी हाथ हो सकता है, जिसका इसके बाद कोई जिक्र नहीं मिलता। बाकी के 5 राजा थे रुद्रदेव, मतिल, चंद्रवर्मन, नागदत्त और बलवर्मन। फिर समुद्रगुप्त ने 18 अटाविक राज्यों को अपने बस में किया। अटाविक राज्य यानी वनवासी राज्य, लेकिन इनके ठीक ठीक नाम, स्थिति और शासक वगैरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये वनवासी राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और उड़ीसा के रहे होंगे। समुद्रगुप्त के जलाल को देखते हुए 5 सीमावर्ती राज्य उनके सहायक राज्य बन गए। पहला समतट, जो कि पूर्वी बांग्लादेश के कोमिला और चट्टगांव क्षेत्र में था। हो सकता है कि ढाका के क्षेत्र को समतट कहा जाता हो। दूसरा राज्य था दावक या दवाक, जिसके अवशेष आज भी मध्य असम में मौजूद हैं। तीसरा राज्य था कामरूप यानी गुवाहाटी का क्षेत्र। चौथा था नेपाल, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और पांचवा कर त्रिपुरा, जिसको लेकर कुछ संदेह है, लेकिन इसकी पहचान उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कत्यूरी या कोत्यूरी राजाओं के साथ की गई है। इतने पराक्रमी सम्राट की छत्रछाया कौन नहीं चाहेगा। लिहाजा उत्तर और मध्य भारत के 9 गणराज्य समुद्रगुप्त के अधीन हो गए। ये थे चेनाब और रावी नदी के बीच माद्रक, सतलज और यमुना नदी के बीच यौधेय क्षत्रिय, दिल्ली, आगरा, जयपुर त्रिकोण में जाटों के क्षेत्र में अर्जुनायन, फिर मध्य और दक्षिणी राजस्थान और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालव, आभीर, जिनकी स्थिति को लेकर विवाद बना हुआ है, लेकिन ये संभवतः राजस्थान गुजरात सीमा पर रहते थे। विदिशा क्षेत्र के सनकानिक और बाकी के 3 गणराज्य काक, प्रार्जुन और खरपरिक की स्थिति को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन इतिहासकार इन सभी को मध्य भारत में ही रखते हैं। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने विरासत में मिले इस राज्य को अपने बल और पराक्रम के बूते पर इतना बड़ा बना लिया। आप भारत के ऐसे कितने शासक गिना सकते हैं जिन्होंने अपने राज्य का इतना विस्तार किया हो। उस जमाने के भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े भूभाग पर एक सुव्यवस्थित और स्थायी राज्य का अर्थ था आर्थिक उन्नति और समृद्धि। और यह भी सच है कि आविष्कार भले ही उथल पुथल के समय होते हों, पर साहित्य, संगीत, कला ज्यादातर राजनैतिक स्थिरता में ही पनप पाते हैं। तो समुद्रगुप्त के शासन को हम गुप्त काल में कला, संस्कृति और विज्ञान के विकास का आगाज कह सकते हैं। खुद समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के और भी कई पहलू थे, जिनकी जानकारी हमें उनके 6 प्रकार के सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त खुद भी शस्त्र चलाने में माहिर थे। उनका पसंदीदा हथियार था फरसा, लेकिन वो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और भाला चलाने में भी निपुण थे। एक सिक्के से पता चलता है कि वो वीणा भी बजाते थे, और वो वीणा न भी बजाते हों, पर वो निश्चित ही संगीत प्रेमी थे। उनके राजकवि हरिशेन थे, और राजकवि का अस्तित्व में होना एक साहित्य प्रेमी राजा की निशानी है। फिर एक महत्वपूर्ण बात, समुद्रगुप्त के काल में वैदिक परंपरा का पुनर्जागरण हुआ। केवल संस्कृत भाषा, धर्म ग्रंथ और साहित्य ही नहीं, बल्कि वैदिक कर्म कांडों को भी पुनर्जीवन मिला, जैसे कि यज्ञ। करीब 500 साल बाद अश्वमेध यज्ञ की परंपरा को फिर से शुरू करने का श्रेय जाता है समुद्रगुप्त को, जिसका वर्णन उनके सिक्कों के अलावा उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के मथुरा शिलालेख में भी मिलता है। अश्वमेध यज्ञ और दिग्विजय अभियानों के पीछे उद्देश्य था भारतवर्ष में अपना चक्रवर्तित्व स्थापित करना। समुद्रगुप्त से यह चलन चल पड़ा, लेकिन इसका आगे चलकर 600 साल बाद क्या परिणाम हुआ, वो हम महमूद गजनी के वीडियो में देखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के पास स्थित एरण के शिलालेख में कहा गया है कि उन्होंने एक देवालय में विष्णु की मूर्ति स्थापित की। असल में देखा जाए, सबसे पुराने हिंदू मंदिर गुप्त काल के ही हैं। गुप्त सम्राट वैसे तो वैष्णव थे और आम जनता उनको ईश्वर का अवतार मानती थी, लेकिन इसके बावजूद गुप्त सम्राटों ने कभी धर्मांधता नहीं दिखाई, जैसा कि मध्यकाल के ज्यादातर भारतीय सुल्तान किया करते थे। इस दृष्टि से बोधगया के बिहार का उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है, जिसको अब हम समझते हैं। श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप की उस जमाने में राजधानी थी अनुराधापुरा। वहां के राजा मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से बोधगया में एक विहार स्थापित करने की अनुमति मांगी और समुद्रगुप्त ने मंजूरी दे दी। इसका वर्णन श्रीलंका के इतिहास में भी मिलता है और चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग के वृत्तांत में भी मिलता है।
इसके लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपावान कहा गया। सिंहल द्वीप और समुद्रगुप्त के व्यवहारों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में एक के बाद एक हिंदू राज्य स्थापित होते जा रहे थे। इसका मुख्य कारण था भारत का इस क्षेत्र से होते हुए चीन तक का व्यापारी रास्ता, जिसके मार्फत हिंदू और बौद्ध परंपराएं यहां फैली। तो जाहिर बात है कि समुद्रगुप्त के इन देशों से भी काफी गहरे संबंध होंगे। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त का पश्चिमी क्षत्रप यानी शक राज्य, मुरुंड यानी संभवतः कुषाण और शाहनुशाह शहंशाह पर काफी गहरा प्रभाव था। ये शाहनुशाह शहंशाह कौन है, इसको लेकर कुछ विवाद है, लेकिन ऐसी उपाधियों का अक्सर इंडो सासानी इस्तेमाल किया करते थे, जो खुद को कुषाण शाह कहते थे। लेकिन यह संभव नहीं है कि इन विदेशी राज्यों पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो। हालांकि यह हो सकता है कि ये समुद्रगुप्त के साथ भेंटों का आदान प्रदान करते हों और एक दूसरे के राजदूतों को अपने अपने दरबारों में स्थान देते हों। समुद्रगुप्त की पटरानी थी दत्ता देवी, जिनसे इनको 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा रामगुप्त और छोटा चंद्रगुप्त यानी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक राज कर लेने के बाद सन 375 और 80 के दरमियान समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। हमने समुद्रगुप्त की कहानी सुनी, लेकिन ये कहानी इतिहासकारों ने आखिर बनाई कैसे? ये अपने आप में खुद ही एक बहुत दिलचस्प और रोमांचक कहानी है, जिसे हम अपने किसी वेबिनार में आपको लाइव समझाएंगे।